नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। सीएम भूपेश बघेल असम के लिए रवाना हुए। विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे सभा को संबोधित। असम में चुनावी रणनीति पर भी करेंगे मंथन। दिल्ली से सीधे असम के लिए रवाना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अशरफ हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, आज दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अब खबर ये कि अब असम के लिए रवाना हुए। जी श्रद्धा, कल शाम मुख्यमंत्री आए थे यहाँ और दिन भर अपना निजी कार्यों में वो व्यस्त है। उसके बाद अब शाम में, अब से कुछ ही देर पहले वो असम चले गए हैं। वहां पर क्योंकि मुख्यमंत्री के पास चुनाव की जिम्मेदारी है, विधानसभा चुनाव की, तो उसको देखने के लिए इससे पहले भी चले गए थे और आज फिर चले गए। 2-3 दिन के दौरे पर हैं, वहां रहेंगे। जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनकी अलग अलग जगहों पर सभाएं हैं, वो उनको संबोधित करेंगे। साथ ही चुनाव के जरिए इसको रणनीति पर भी मंथन करेंगे और कैसे काम करना है, कहाँ पे प्रचार का क्या काम करना है, तो चुनावी रणनीति के जो मुद्दे हैं, जो फैसले करने हैं, उस पर भी वो वहां जाकर जो स्थानीय कांग्रेस के नेता उन सबसे चर्चा करेंगे। जी श्रद्धा, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। धान को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अतिरिक्त धान की नीलामी करेगी सरकार। 20,39,000 मीट्रिक टन धान की नीलामी। 18 फरवरी से नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 22 रुपए प्रति किलो बेस प्राइस तय। साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। तो अब नीलामी करने जा रही है सरकार। 2021 का सरप्लस धान की नीलामी करने की तैयारी की गई है। जो सेंट्रल पूल और स्टेट पूल के बाद शेष जो कंजम्पशन के लिए रह गया, जिसका निपटारा करना है, 20.79 लाख मीट्रिक टन। इसके नीलामी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नीलामी हेतु संस्था चयन के कार्य में अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया। नीलामी के लिए बिडर पंजीयन 18 फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन की जाएगी। समिति स्तर से सीधे धान का उठाव किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया हेतु संस्था चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सबसे पहले तो सरकार बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। जब बाजार में 14 रुपए 15 रुपए किलो में धान बिक रहा है तो 22 रुपए किलो में कौन खरीदेगा? तो ऐसा कर वो इस धान को और सड़ा देगी। जब तक उसको 22 रुपए रेट नहीं मिलेगा, पहले ही 4.5 लाख टन धान को सड़ा चुकी है। 1300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और ये परिस्थिति भी इसलिए पैदा हुई कि पिछले वर्ष सरकार ने 3 लाख टन कम चावल जमा किया, 3 बार डेट बढ़ाने के बाद भी। और अवधेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब तैयारी नीलामी की। हालांकि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली भी गए थे, लेकिन उससे पहले ही आपने पहले ही बताया था प्लान बी पूरी तरीके से तैयार। दरअसल देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तल्खियां खास करके धान और चावल के मामले में इतनी बढ़ गई है कि अब शायद राज्य को उम्मीद नहीं है कि केंद्र सरकार अपना कोटा बढ़ा के 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की करे, क्योंकि कई बार पत्राचार हो चुका है, न केवल केंद्रीय खाद्य मंत्री से बल्कि इस मसले में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा जा चुका है। लेकिन आज तक जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो राज्य सरकार ने प्लान बी बनाना ही उचित समझा। प्लान बी बना के पूरी तरह से सरकार ने तैयार कर लिया है। और प्लान बी के तहत सरकार ने लगभग 21 लाख मीट्रिक टन धान बेचने का निर्णय तो लिया है, लेकिन ये निर्णय धरातल पे कितनी व्यवहारिक होगी और क्या धान की नीलामी सही समय पे हो पाएगी, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि राज्य सरकार अपने संभावित 2500 करोड़ रुपए का जो घाटा है उसे कम करने की योजना तैयार कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि विपक्ष इस पे पूरे राज्य सरकार को फेलियर बता रही है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पे कहा कि जब सरकार फेल हो जाती है तब नीलामी जैसे ऑप्शन सरकार के सामने होते हैं। लेकिन इस पे भी कांग्रेस ने पलटवार की और सीधे तौर पे कहा कि केंद्र ने जो दगाबाजी की है उसी के परिणाम है कि आज राज्य सरकार को धान को नीलाम करने की तैयारी करनी पड़ रही है। तो कुल मिला के ये कि राज्य सरकार ने लगभग 93 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान की खरीदी कर ली। केंद्र सरकार से अनुमति मिली नहीं। अब इस पे राजनीतिक बयानबाजियां चरम पे है। धान बचे हुए धान को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिला के यही है कि जो छत्तीसगढ़ में जो धान और किसान हमेशा
हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु रहते हैं, वो आगे भी लगभग इसी उम्मीद से जारी रहेगा कि इस पर राजनीति हमेशा चलती रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सरगुजा के हिल स्टेशन और छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में हुए मैनपाट महोत्सव पर राज्य के संस्कृति मंत्री और अमरजीत भगत ने विवादित बयान दिया। महोत्सव में अवैध कारोबार यानी अवैध बार के कारोबार मंत्री ने मैनपाट की तुलना गोवा और थाईलैंड कार्निवल से की। उन्होंने कहा कि लोग गोवा और थाईलैंड सत्यनारायण की कथा सुनने नहीं जाते, ठीक उसी तरह लोग मैनपाट में भी मनोरंजन के लिए जाते थे। महोत्सव भी लोगों के मनोरंजन के लिए ही आयोजित किया गया था। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि संस्कृति मंत्री ने किस संदर्भ में यह बयान दिया इसको देखना होगा, लेकिन मीडिया में आई खबर के मुताबिक जिला प्रशासन को इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मंत्री अमरजीत भगत के विवादित बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार करते हुए कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ में दारू संस्कृति चला रही है। जब सरकार फेल होती है तो वो प्रभु राम की शरण में जाती है और जब शराब की बात होती है तो सत्यनारायण कथा की शरण में जाती है। कांग्रेस की कोई संस्कृति नहीं है। सोचना गलत है ना, चाहे कोई गोवा जाता है, कोई उत्तराखंड जाता है, कोई थाईलैंड जाता है, कोई शिमला जाता है, तो क्या लोग वहां पर सत्यनारायण कथा करने के लिए जाते हैं? वैसे ही मैनपाट आए थे लोग, आयोजन का आनंद लेने आए थे और खूब लोगों ने आनंद लिया। और जिस प्रकार की जो बात जो कह रहे हैं अवैध शराब और इसकी, वो मेरे पास कोई शिकायत आया नहीं है और मेरे सामने इस प्रकार की घटना कोई घटी नहीं है। यदि शिकायत आती है तो ये शिकायत आएगी तो जरूर निश्चित रूप से हम उस पर संज्ञान में लेंगे और उचित निर्देश देंगे। आप मानते हैं कि अवैध शराब यहाँ पे वितरित हो रही है? मेरे संज्ञान में है ही नहीं है ऐसी कोई बात, और ना मेरे सामने कोई आया है ना किसी ने शिकायत किया है। नहीं, स्टॉल लगाने की अनुमति थी कि ऐसे कुछ स्टॉल हमने देखा ही नहीं है कहाँ पर। वहाँ तो ढेर सारे स्टॉल लगे थे और कौन सा स्टॉल में खाने का था, कौन सा स्टॉल में क्या बात बोल रहे हो, हमको तो किसी ने ना बताया ना हमने देखा है। इसमें मुद्दा जैसी कोई बात नहीं है। मैनपाट का उत्सव था, वहां अगर इस तरीके से हुआ, लेकिन माननीय मंत्री जी बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आया मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को देखना भी चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। और आज दारू संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इनकी संस्कृति दारू संस्कृति और दारू के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, अगर यही है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो छत्तीसगढ़ की जनता इसका निर्णय करेगी। सरकार फेल हो जाती है, सरकार विफल हो जाती है, तब वो प्रभु राम की शरण में जाते हैं और जब लोगों को शराब में डुबो देते हैं तब सत्यनारायण कथा से उसकी तुलना करते हैं। तो इनका तो भगवान मालिक है कि जो हमारी संस्कृति, जब भोंडे नाच गाने होते हैं तो प्रभु राम की शरण में चले जाते हैं, जब दारू की बात होती है तो सत्यनारायण भगवान की शरण में चले जाते हैं। अवधेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अवधेश, क्या कह गए मंत्री जी? और अब जाहिर सी बात है, जो कहा है गोवा थाईलैंड से तुलना की है मैनपाट महोत्सव की, तो इसके बाद अब सियासत तो होनी ही है। बिल्कुल, देखिए सियासत होगी और सियासत से बढ़ के इसलिए भी इसमें सियासत ज्यादा होगी क्योंकि मंत्री ने ये बात कोई एक बार नहीं कही। कल बलरामपुर में पहले मंत्री ने हूबहू यही बात कहा, फिर आज सवेरे और आज दोपहर, मतलब कुल मिला के मंत्री ने 3 बार मैनपाट की जो तुलना है वो गोवा और बैंकॉक से की। अब गोवा और बैंकॉक लोग क्यों जाते हैं मंत्री बेहतर बताएंगे, क्योंकि मंत्री ने कहा है कि लोग वहां सत्यनारायण कथा सुनने नहीं जाते हैं, मैनपाट महोत्सव में लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। और जिस प्रकार से विपक्ष ने सरकार पे निशाना साधा है कि सरकार दारू संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, तो बताने के लिए काफी है कि मैनपाट जैसे पवित्र जगह पे, जहां पे जिसको मिनी तिब्बत कहा जाता था, तिब्बत के शरणार्थियों को वहां पे 1963 में वहां पे उन्हें बसाया गया। दलाई लामा जो इनके धर्मगुरु हैं 2 बार वहां पे आ चुके हैं। तिब्बत की अपनी एक विश्व स्तरीय पहचान है, माफ कीजिएगा, मैनपाट की अपनी एक विश्व स्तरीय पहचान है और उस पहचान को अगर, उस पहचान और संस्कृति की अगर तुलना बैंकॉक, थाईलैंड और गोवा जैसे जगहों से की जाने लगेगी तो स्वाभाविक है कि राजनीति अपने चरम पे होगी। लंबे समय से अवधेश होता हुआ आ रहा है, पहली बार तो हो नहीं रहा मैनपाट महोत्सव। और एंजॉयमेंट की क्या मतलब क्या है? मतलब क्या एंजॉयमेंट का जरिया उन्होंने शराब बताया है? मतलब साफ तौर पर अवधेश कि सीधे सीधे वो अब लीपापोती कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो अगर वहां पर अवैध बार चल रहा था कि वो ठीक है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि बार की अनुमति नहीं दी गई है। खुलेआम बार के काउंटर वहां पे लगा दिए जाते हैं, पंडाल लगा के शराब बेची जाती है, शराबखोरी वहां पे की जाती है। मंत्री को 50,000 की भीड़ वहां पे नजर आती है कि कोविड काल में आप 50,000 लोगों को बुला के, कैलाश खैर खेसारी लाल यादव को बुला के आप कार्यक्रम कराते हैं, लाठियां पड़ती है वहां पे, लोगों को लाठी चार्ज वहां पे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जनता पे की जाती है। वो तमाम चीजें मंत्री को दिखाई पड़ती है, लेकिन स्टॉल लगा के शराब बेची जाती है वो मंत्री को दिखाई पड़ती नहीं है। ऊपर से मंत्री कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, इसे आगे बढ़ाना है। तो अब मंत्री कैसे संस्कृति को कैसे शुरू से ही मैनपाट महोत्सव इस बार विवादों में रहा, क्योंकि सबसे पहले तो कोरोना की गाइडलाइंस को बिल्कुल दरकिनार करने की बात, ये कहा गया कि कोरोना है नहीं, लोग भूल गए हैं, तभी से बड़ा ये अजीबोगरीब उस टाइम भी बयान था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी देने के लिए। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी डीएम अवस्थी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सभी जिलों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक बैठक मौजूद रहे बैठक में, और डीजीपी ने सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सभी पुलिस कप्तानों को हिदायत दी है। और एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई है, गांजे और शराब की तस्करी हो रही है। रमन सिंह ने एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उस दौरान उन्होंने जमकर सरकार पर वार किया। नए सरकार के गठन के बाद जो बुनकरों की स्थिति में जो हालत खराब हुई है, इनकी समितियां डिफॉल्टर होती जा रही है और कर्ज के बोझ में डूबी हुई है, उसका कारण यह है कि जो इनको स्कूल ड्रेस के लिए कपड़े की सिलाई का काम, कपड़े के बुनाई का काम, पैंट और शर्ट 40 लाख से ज़्यादा होता था, उसमें कटौती करके बाहर की समितियों को और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। जो मूल व्यवसाय जिनके हाथ में था उनके यहाँ से छीना जा रहा है। विधानसभा में मैंने उठाया था कि ये गलत है, क्योंकि हमारी सरकार थी तो हमने पूरे सहकारी समितियों के जितने कर्ज थे उसको माफ़ किया था। डिफॉल्टर जितनी समिति थी पूरे छत्तीसगढ़ के हजारों, उनको फिर से एक्टिव किया था और उनको लोन दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण से अवैध धंधों का जाल बिछा हुआ है। शराब की तस्करी हो रही है, लकड़ी की तस्करी हो रही है, अवैध धंधे हो रहे हैं, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है। इनमें खुला हाथ है, पैसा लेते हैं और पैसा लेके सब काम कर रहे हैं। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर निर्देश जारी। उत्तर पुस्तिका को लेकर निर्देश जारी। मानशिम ने इन निर्देशों को, नए निर्देश को जारी किया। 20 पेज की ये आंसर शीट होगी। 8 पेज के अतिरिक्त तो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। 10वीं परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी, 12वीं की 3 मई से शुरू होगी। तो अब आंसर शीट को लेकर दिशा निर्देश आपको बता दें कि 20 पेज की उत्तर पुस्तिका होगी। एक्स्ट्रा जो शीट ली जाती है वो 8 पेज की होगी। 10वीं के अगर हम बात करें तो एग्जाम 15 अप्रैल से और 12वीं के 3 मई से शुरू होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रायपुर से बड़ी खबर, नगर निगम रिसाली में आरक्षण तय। महापौर पद के लिए आरक्षण तय। मेयर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षण। 13 निगमों में पहले ही आरक्षण लागू। तो रिसाली में आरक्षण तय हो गया है। मेयर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 13 नियमों में पहले ही आरक्षण लागू है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 14 महीने की सृष्टि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इसे बचाने के लिए जोलजिन्समा इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 6.5 करोड़ का आयात शुल्क भी देना होगा। वहीं ऐसा एक मामला अयांश का है। अयांश भी इस बीमारी से ग्रसित है। इस बच्चे का स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 के लिए इलाज होना है। इनके माता पिता हैदराबाद में रहते हैं और दिन रात अपने बेटे की देखरेख कर रहे हैं। बेटे के इलाज पर होने वाले मोटे खर्च को जुटाने के लिए खुद को असमर्थ पा रहे हैं। अयांश के पिता मूल रूप से दुर्ग के गंजपारा के रहने वाले हैं। जो बच्ची है उसकी मम्मी से बात हुई थी, तो और वहाँ के डॉक्टर वगैरह भी जो उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे बात हुई थी, तो वो लोग बोले कि मतलब वो दवा का है क्या, मतलब किसी के ऊपर इफेक्ट करता है 100%, किसी 90%, वो बच्चे के ऊपर है डिपेंड, कितना उसको प्रॉब्लम है क्या है उसके अनुसार। ऐसे भी वो दवा का नियम है कि वो शायद बच्चे का ब्लड पहले वहाँ जाएगा, उसके बाद दवा आएगा, सैंपल थोड़ा टेस्ट करके। हाँ, बच्ची को
एक रेयर बीमारी है जिसको बोलते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। देखिए नाम को यदि ध्यान से आप देखेंगे, स्पाइनल मतलब कि ये स्पाइन बोलते हैं पीछे जो पीठ है, उससे जो निकलने वाली नस है वो कमजोर होती है। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने आगजनी की है। 8 वाहनों में नक्सलियों ने आग लगाई। जेसीबी पोकलेन ट्रैक्टर में लगाई आग। बारसूर पल्ली में सड़क निर्माण। जगदलपुर के माले वही थाने का ये पूरा मामला। एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया और आगजनी की। और दंतेवाड़ा से ही अगली बड़ी खबर, भीमा मंडावी हत्याकांड का मामले में शामिल 2 नक्सली को गिरफ्तार किया है। 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। तेलंगाना के पिनाईगुड़ा गांव से ये गिरफ्तार। नक्सली पर एनआईए ने रखा था 50,000 का इनाम और छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा था 5 लाख का इनाम। कई बड़ी वारदातों में ये दोनों नक्सली शामिल थे। राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी से 6 दिन पहले गायब MIC मेंबर अंजनी विभार और पूर्व पार्षद राधेश्याम विभार के भतीजे जतिन का शव सोमवार शाम 6 बजे घर से 10 किलोमीटर दूर चंडीनगर के एक कुएं में मिला। 20 साल के जतिन की भनपुरी रामेश्वर नगर में हत्या कर शव को सूटकेस में फोल्ड कर पैक किया और कुएं में फेंक दिया। खमतराई थाना पुलिस ने मामले की तहकीकात के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा में शिकारियों ने एक तेंदुए का शिकार कर लिया। शिकारियों ने करंट लगाकर तेंदुए का शिकार किया। मामला लोहरा वन परिक्षेत्र के कहुआ पानी गांव का है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। धमतरी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत की और शिकायत के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महासमुंद के सरायपाली के एक शॉप में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुकान के सुरक्षा गार्ड ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से 20,06,550 रुपए बरामद किए गए। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी ने घर बनाने के लालच में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। राजधानी समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 18 फरवरी तक बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओले और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। और वहीं बिलासपुर, कवर्धा और धमतरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।